नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, जिसमें देखेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा, वहीं अन्य 11 को उम्र कैद। हाई कोर्ट ने खारिज की राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग वाली याचिका। सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस यूपीए सरकार ने वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिए जब्त संपत्ति लौटाने के आदेश। बिहार के क्रिकेटर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेब्यू मुकाबले में जड़ दिया 13 शतक। 54 ऐप बंद किए जाने से तिलमिलाया ड्रैगन, बोला भारत हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। पंजाब में चुनाव से 48 घंटे पहले पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के नेताओं से की मुलाकात। यूक्रेन में सुनी गई धमाकों की आवाज, रात भर हुई गोलीबारी, रूस संग युद्ध का खतरा बढ़ा। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। शाहपुर में 300 मुर्गियां मरी, पोल्ट्री फार्म में मारी जाएंगी 25,000 मुर्गियां। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तृत रूप में। अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 अन्य दोषियों को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार और मामूली घायलों को 25-25 हजार रुपए देने को कहा गया है। ज्ञात हो कि यह पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपितों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 हत्या और यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया है। राज्य और राज्यपाल के बीच टकराव का मुद्दा अदालत तक पहुंच गया है। वकील राम प्रसाद सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला निराधार है, इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल द्वारा राज्यपाल की ओर से की गई मांग को भी खारिज कर दिया गया है। पिछले सप्ताह वकील राम प्रसाद सरकार ने राज्यपाल को हटाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुई क्षति के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई और रिकवरी नोटिस वापस ले ली है। वहीं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपए की पूरी राशि वापस करेगी, जो 2019 में शुरू की गई कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी। बहरहाल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नया कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की। बिहार के रणजी क्रिकेटर शकीबुल गनी ने इतिहास रच दिया है। शकीबुल गनी ने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। गनी ने मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 22 साल के शकीबुल ने 337 गेंदों पर 50 चौके की मदद से अपना 13 शतक पूरा किया। शकीबुल गनी आखिरकार 341 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें इकबाल अब्दुल्ला ने तरुवर कोहली के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अजय राजकुमार रोहरे के नाम था। रोहरा ने 2018-19 के रणजी सीजन में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए हैदराबाद टीम के खिलाफ नाबाद 267 रनों की पारी खेली थी। भारत सरकार ने सुरक्षा और निजता पर चिंता जताते हुए चीन के 54 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे चीन तिलमिला उठा है। उसने भारत के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि इस कदम ने चीन की कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल भारत ने पिछले दिनों चीन के 54 और ऐप्सों को बैन कर दिया था, जिसमें विवा वीडियो एडिटर और गेमिंग ऐप एल्यूमिनेट शामिल है। भारत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत से अपने कारोबारी माहौल में सुधार करने और चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आग्रह किया है। राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सभी राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रमुख नेताओं से शुक्रवार को मुलाकात की। भाजपा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल के सुखदेव सिंह
ढींढसा ढड़े के साथ गठबंधन करने के साथ ही सिख समुदाय को लुभाने में जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली स्थित आवास में हुई इस मुलाकात को राजनीतिक नज़रिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। यूक्रेन के लुंगास्क में रात भर भारी गोलीबारी हुई। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच यह टक्कर होने की आशंका है। दरअसल यूक्रेन के गोल्वास्क में 6 जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। लोगों को कथित तौर पर बॉम्ब शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है। वहीं होलीवास्क में कई एम्बुलेंस को देखा गया है। इसी बीच होलीवास्क के मेयर ने निवासियों से खिड़कियों से दूर रहने और फोन चार्ज करने का अनुरोध किया है। बता दें कि होलीवास्क पूर्व यूक्रेन का एक शहर है जहां देर रात गोलीबारी की घटना हुई। बीते कुछ दिनों में ठाणे के शाहपुर तालुका के वेहलोली में 300 से अधिक मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने तत्काल 1 मीटर के दायरे में कम से कम 15,000 पक्षियों को नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल वेलोली में एक सोसाइटी के शेड में देसी मुर्गियां और बत्तख अचानक मर रहे थे। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सक अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। मुर्गियों के रक्त के नमूने 11 फरवरी को पुणे में रोग जांच विभाग को जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के संकेत मिले, जिसके बाद 25,000 मुर्गियों को मारने का फैसला लिया गया। बहरहाल देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।